हेलो, क्या हालचाल? कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे विलयन। इसका एक पार्ट हो गया था और हम अब दूसरा पार्ट कवर करेंगे और उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये हेनरी का नियम भी हो गया था, लेकिन हम लोग हेनरी के नियम से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, क्या होता है हेनरी का नियम? हेनरी ने बताया था कि अगर हम किसी गैस को द्रव में घोल रहे हैं तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस के द्रव में विलेयता बढ़ेगी। ठीक, देखिए क्या लिखा है। स्थिर ताप पर, तापमान हमारा चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जो विलेयता है, जो क्या है, विलेयता है, जो हमारा विलेयता है, जो विलेयता है वो समानुपाती है किसके? दाब के, आंशिक दाब के। ठीक, दाब के। विलेयता जो होता है, विलेयता को हम लोग काई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? काई। और किसका है? गैस का। और समानुपाती है किसके? पी के। अगर हम समानुपाती का एक चिन्ह हटाते हैं, अगर हम एक समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको क्या बोला जाता है? के। क्या बोला जाता है? के। बात समझ में आ रहा है सबको? अगर इस के को इस साइड में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? हो जाएगा 1/k और इधर हो जाएगा p। ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा। और 1/k को क्या बोला जाता है? 1/k को बोला जाता है kh। क्या बोलते हैं? kh, हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी नियतांक बोल रहे हैं। इतना बात समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक, देखिए अब क्या है, देखो समझ लो इसको। स्थिर ताप पे अगर हमारा तापमान स्थिर है, फिक्स किए हुए हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हम किसी गैस को अगर द्रव में घोल रहे हैं तो अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं तो विलेयता क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? कुछ लिमिट टाइम तक बढ़ेगा, हमेशा नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा, फिर क्या हो गया? नियत हो गया। यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया? नियत हो गया। बहुत ज्यादा मात्रा में गैस द्रव के अंतर्गत घुलता नहीं है, एक लिमिट तक घुलता है। बात समझ में आ रहा है सबको? तो वही चीज है, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यानी P बराबर क्या हो गया? के एच इंटू एक्स। ये किसका मोल है? गैस का मोल है। किसका मोल है यहाँ पे? गैस का मोल है। और गैस का मोल है तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं? तो सॉरी, गैस का मोल अंश है। गैस का क्या है? मोल अंश है। और मोल अंश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ बताइए आप लोग। मोल अंश ज्ञात करने का फार्मूला मैं यहाँ ही बता दे रहा हूं। अभी हमारा फार्मूला क्या आया? टी बराबर क्या था? टी बराबर जो हमारा था, जो आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो फार्मूला यूज होगा उसको देख लो। टी बराबर हमारा था के एच इंटू काई गैस। ये गैस के मोल अंश है। ठीक, मोल अंश को किससे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं? तो गैस का मोल, यानी गैस का मोल बटे क्या होगा? गैस का मोल प्लस क्या हो जाएगा? गैस का मोल प्लस द्रव का मोल। गैस का मोल प्लस द्रव का मोल, यही तो बनेगा। अच्छा, दूसरा चीज देख लीजिए आप लोग, क्या देख लीजिए कि जो गैस के मोल घुले गए हैं द्रव में, 1 लीटर में अगर हम 1 लीटर द्रव ले रहे हैं, 1 लीटर अगर हम पानी ले रहे हैं तो उसमें कितने मोल होंगे? 55.5 मोल होंगे। 55.5 मोल होंगे। लेकिन जो हमारा गैस घुलता है, मान लो 1 लीटर अगर हम पानी लिए हैं तो उसमें गैस कितना घुल जाएगा? 0.1 मोल घुल सकता है, 0.2 मोल घुल सकता है, या 0.4 मोल, इतना घुल सकता है। इससे ज्यादा घुल नहीं पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा के एच, और यहाँ गैस के मोल,
और नीचे हो जाएगा, ये बहुत छोटा है, ये 55.5, तो हम हटाकर क्या लिख देते हैं इसको, विलायक के मोल डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा। हम इसी फार्मूले को, ये बहुत ज्यादा, इसी फार्मूले पे हम लोग अपने क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि एन गैस बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा किसके, एन डब्ल्यू के। बात समझ में आ रहा है सबको? तो वही चीज लिखा है कि अगर स्थिर ताप है, यहाँ पे देखो कि जब दाब बढ़ाया जा रहा था तो गैसों की विलेयता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जैसे निम्न दाब हुआ तैसे क्या हुआ, गैस बाहर निकलने लगे। ठीक, इस फार्मूले पे आप लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। चलिए इसके कुछ अनुप्रयोग देख लीजिए, हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग देख लीजिए। हेनरी नियम का एप्लीकेशन क्या है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में हम क्या घोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। कोल्ड ड्रिंक के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। और दाब कैसा होता है, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है कि किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। तो क्या किया जाता है कि विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर पैक किया जाता है, यानी दाब अधिक होता है। जैसे इस बोतल को खोले, जैसे क्या हुआ, निम्न दाब हुआ, और निम्न दाब हुआ जैसे गैस क्या करेगा, बाहर निकलना चालू कर देगा। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन इसका देख लीजिए, स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो बेंट से बचने के लिए ऑक्सीजन में हीलियम मिलाते हैं। क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र के अंतर्गत जाते हैं तो एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो सिलेंडर के अंतर्गत ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हीलियम होता है, 3 प्रकार के गैसें उसमें भरी जाती है। जब नीचे जाता है दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ता है तो क्या होती है, गैसें क्या होता है, उस गोताखोर के अंतर्गत बॉडी में, ब्लड में घुलना चालू हो जाती है। ब्लड क्या है, ब्लड एक द्रव है, तो उसमें घुलना चालू कर देती है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन घुल गया, अब वो बाहर जब निकलता है एक साथ में तीव्र गति से, अगर तेजी से बाहर निकलेगा तो गैस क्या होंगी, उसके शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकलना चालू कर देंगे। और जब बाहर निकलना चालू कर देंगे तो उसके जो कैपिलरीज है, जो धमनियां है, उसके अंतर्गत क्या होगा, बबल्स बनना चालू कर देंगे। वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। वो मेडिकल टर्म मेडिकल के अंतर्गत हानिकारक है। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, जब गोताखोर आते हैं तो बाहर क्या होता है, धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। अब कोई दूसरा पूछेगा तो फिर नाइट्रोजन क्यों लेकर गए थे, और हीलियम क्यों लेकर गए थे। तो हम अगर यहाँ इन्वायरमेंट में है, वातावरण में यहाँ पे है, अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो सांस लेते हैं तो 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, बाकी 78% नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन शुद्ध मात्रा में, मुझे ऑक्सीजन लेने की आदत हम लोग को नहीं है, और अगर हम शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर ले भी रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है शरीर को, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस खाना को ब्रेक डाउन करता है, श्वसन की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे बायोलॉजी में तो उसमें आपको बताया जाता है कि श्वसन कैसे होता है, कि ऑक्सीजन क्या करता है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन बहुत मात्रा में रहेगा तो बहुत सारे ग्लूकोज के अणु टूटने चालू कर देंगे, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा बन जाएगी, जो हमें क्या करेगा, नुकसान देगा। ठीक, तो ये इसके क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स का नियम। किसका नियम पढ़ने जा रहे हैं, राउल्ट्स का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो राउल्ट्स का नियम क्या है, देखो पहले इसको देख लो कि अगर हमारा कोई बीकर है और बीकर में क्या रखा गया, शुद्ध पानी रखा गया, और शुद्ध पानी को अगर रखा गया है और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, नीचे से हम लोग गर्म कर रहे हैं, ये हमारा शुद्ध पानी है और नीचे से इस पानी को क्या किया जा रहा है, गर्म कर रहा है। और गर्म करेंगे तो इसके भाप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वाष्प बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वाष्प बन रहे हैं। और जब हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इस भाप के द्वारा जो दाब लगाए जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। वो वाष्प दाब कितना हो जाता है, 760 एमएम ऑफ एसजी हो जाता है, एमएम ऑफ एसजी, यानी 1 एटीएम हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। और यही दाब क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। इसी दाब के बराबर हो जाता है तो वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, दूसरा चीज है, जब हम इसी शुद्ध विलायक में अगर कुछ और चीज मिला दिए, मान लो नमक मिला दिए हैं, ठीक, तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सतह पे पानी के भी कण हैं और नमक के कण भी हैं। ठीक, अब हम टेम्परेचर जब दे रहे हैं, नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसके भाप बनना चालू कर जाएंगे। और अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या किए, गर्म किए, तो इसके जो भाप बने हैं वो 760 mmHg से क्या होंगे, कम होंगे। वाष्प दाब कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे। तो इससे क्या हुआ, यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, राउट्स ने यही बात बताया था, क्या बताया था, कि जिसके अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी उसका वाष्प दाब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, चलो देखो क्या लिखा है इसमें। राउट्स का नियम क्या बोलता है, शुद्ध विलायक का है, वाष्प दाब में कमी आ गई, जब विलयन बना देते हैं तो क्या हो रहा है, वाष्प दाब में कमी आ रही है। अशुद्ध शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको किससे लिखते हैं, पी नॉट से लिखते हैं। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको किससे लिखा जाता है, पी नॉट से लिखा जाता है। और विलयन का किससे लिखते हैं, पी यस से लिखते हैं, वाष्प दाब। ठीक, वेपोरेशन। बात समझ में आ रहा है सबको। ठीक, आगे देखो, जब हम इसमें देखो राउट्स का नियम क्या बोल रहा है, राउट्स का नियम बनता है वाष्पशील द्रव के विलयन में, वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब वाष्प दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब है राउट्स ने यही कहा था कि जिसकी मात्रा सबसे, अगर विलायक की मात्रा यहाँ पे क्या हो गया, अब सतह पे कम हो गया, तो इसका वाष्प क्या बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पे विलायक का क्या है, अणुओं की संख्या यहाँ सतह पे क्या है, ज्यादा है, तो इसका वाष्प ज्यादा बनेगा। तो उन्होंने कहा था कि, क्या कहा था कि, क्या बोला था कि जिसकी अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी उसका क्या है, यहाँ देखो, वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब को लिख रहे हैं। आंशिक वाष्प दाब जो होता है, आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, समानुपाती होता है उसके मूल अंश के। मान लो ये है, ये को हम ज्ञात कर रहे हैं, अब क्या हो गया, विलयन बन गया, अब क्या हो गया है, ये विलयन बन गया। ये मान लो ये के कण हैं और ये किसके कण हैं, बी के कण हैं। अब हम ये के आंशिक दाब को ज्ञात कर रहे हैं, तो ए का आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पी समानुपाती होगा पाई ए के। ठीक, बी का अगर ज्ञात करना होगा तो पी बी क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा पाई बी के। बात समझ में आ रहा है सबको। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, यहाँ एक नियतांक आता है पी नॉट ये इंटू पाई ये, यहां से क्या बन जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू पाई बी, ये बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये का यहाँ पे ज्ञात करके बताया गया। ठीक, आगे बढ़ो। अब आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। जो राउट्स के नियम का पालन करते हैं उसको आदर्श विलयन कहा जाता है, जो राउट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अनादर्श विलयन कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब हमारा जैसे राउट्स ने बोला था कि अगर कोई विलयन है जो 1 लीटर है और कोई विलयन है जो 2 लीटर है, इन दोनों को अगर साथ में मिला देंगे 2 1 कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। और अगर 3 लीटर आ रहा है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो राउट्स का नियम का पालन कर रहा है। कहीं पे हम एक रिएक्शन की एंथैल्पी कुछ है x है और दूसरे रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, y है, तो दोनों को अगर मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। अगर x प्लस वाई से कम आए या x प्लस वाई से ज्यादा आए एंथैल्पी, तो वो क्या हो जाएगा, राउट्स के नियम का पालन नहीं करता है। अगर उसके बराबर आ रहा है तो राउट्स के नियम का पालन करता है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा चीज क्या है, अच्छा ये कैसे होगा, जैसे मान लो 2 विलायक है, मान लिए हमने कि 2 विलायक ले लिए, एक ये हो गया एक ये हो गया, इसमें केवल ये है, इसमें केवल ये है और इसमें केवल बी है। इनके अणुओं में जो बल लग रहा है, अंतराणु बल जो लग रहा है, इनके बीच में जो लग रहा है वो लग रहा है। अब दूसरा अगर इन दोनों को मिलाकर एक विलयन बना दिया तो क्या बन गया, अब ये भी बन गया। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है अणुओं के बीच में
इनके बीच के जो बल लग रहा है अणुओं के बीच में, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब भी उतना ही बल लगता है अणुओं के बीच में, तो उसी को क्या बोला जाता है, अंतरा आणविक बल क्या बराबर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे ये और बी का जो अंतरा आणविक बल है वो किसके बराबर है, ये के बराबर हो गया है तथा बी के भी बराबर है। दो इसका अगर बात कर रहे हैं तो इसके भी बराबर है, अगर इसका बात करें तो इसके भी बराबर है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, अगर इसमें अच्छा दूसरा चीज है, दूसरा चीज क्या है इसमें कि अगर ये और बी के बीच में अंतरा आणविक बल ज्यादा लग गया, अगर ज्यादा लग गया तो वाष्प बनेगा कम। अगर अंतरा आणविक बल ज्यादा लग गया है तो अब उतना वाष्प बनाने के लिए क्या करना रहेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाष्प कब बनता है, जब दो कण क्या करते हैं, ऐसे मान लो वाटर के कण हैं, यहाँ पे ऐसे वाटर के कण हैं, अब ये दोनों लोग बंधे हुए हैं, तो यहाँ से गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कण ऊपर भागने लगेगा, तभी तो वाष्प बनेगा। और इनके बीच में अगर बल ज्यादा लगेगा तो वाष्प कम बन पाएगा। ठीक, तो अगर इनके बीच में ज्यादा बल लग रहा है तो वाष्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही राउल्ट्स के नियम होते, आदर्श और अनादर्श विलयन होते हैं। अब देखो अनादर्श विलयन के प्रकार देख लो। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक विचलन और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक विचलन। ठीक, धनात्मक विचलन वाले क्या होते हैं, ये मोल अंश है। अगर ये और बी के बीच का आकर्षण बल अगर कम होगा, अगर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, तो कम ही तापमान पे इसके क्या होंगे, वाष्प बनना चालू कर देंगे। और वाष्प बनना अगर मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको गर्म कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं तो इसके ज्यादा वाष्प बन जाएंगे 100 डिग्री पे, और इसके क्या है, इस पे ये और बी के बीच का आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है ये और ये के बीच के तुलना में, और या बी और वी के तुलना में। यहाँ पे क्या है, ये और बी के बीच का आकर्षण बल कम है ये के बीच के तुलना में और बी के बीच के तुलना में। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इनका कम है तो इनके अणु जल्दी से ऊपर भाप बनने के लिए निकल जाएंगे, और ज्यादा जब वाष्प बनाएंगे तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इनका क्या हो जाएगा, ये वाष्प ही नहीं बना पाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे कम बनाएंगे तो इनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसको अगर हम मान ले कि राउल्ट्स का अगर ग्राफ ये होता तो क्या हो रहा है, इससे बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, यानी धनात्मक विचलन, यानी ज्यादा हो रहा है। ठीक, अगर कम हो रहा है, वाष्प दाब में कमी आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। बात समझ में आ सबको। यहाँ क्या हो रहा है, वाष्प दाब बढ़ता है और यहाँ पे वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ता है और यहाँ पे वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। ठीक, उदाहरण में देख लो, जैसे एथेनॉल हो गया और एसीटोन हो गया, एथेनॉल हो गया और एसीटोन हो गया। ठीक, इनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल इनके बीच में, ये और देखो खाली अगर एथेनॉल ले रहे हैं तो उनके बीच के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है, एसीटोन ले रहे हैं तो इनके बीच के अणुओं के बल जो लग रहा है, अगर इन दोनों को मिला दे रहे हैं तो और ज्यादा लगने लगा। ठीक, तो अगर ज्यादा लगने लगेगा तो वाष्प ज्यादा नहीं बना पाएगा, लेकिन यहाँ पे कम लगने लगेगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वाष्प ज्यादा बना रहा है। अब यहाँ पे फिनॉल ले लिया और क्या ले लिए, एनिलीन ले लिए, फिनॉल ले लिया और एनिलीन ले लिया। फिनॉल का संरचना जानते हो तुम लोग कैसे बनाते हैं, फिनॉल और एनिलीन का, फिनॉल को कैसे, वो यस ऐसा बना दो, इसको बोलते हैं फिनॉल, और एनिलीन को NH2, इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन है। और ये क्या है, एथेनॉल, और OH है, ये एथेनॉल। एसीटोन, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये है एथेनॉल और ये क्या है, एसीटोन, और ये है फिनॉल और ये क्या है, एनिलीन। बात समझ में आ रहा है सबको। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे हम बढ़ने जा रहे हैं और अणुसंख्यक गुणधर्म देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म यानी वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म बोला जाता है। ठीक, जैसे अभी राउल्ट्स ने क्या बोला था कि अगर सतह पे
क्या होगा, अगर सतह पे जिसका कण ज्यादा रहेगा, जिसके अणु ज्यादा रहेंगे, उसका वाष्प ज्यादा बनेगा, और वाष्प ज्यादा जब बनेगा तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाष्प दाब में कमी या ज्यादा हो रहा है तो अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु, क्या बोलेंगे इसको, अणु संख्या गुणधर्म बोलते हैं। ठीक, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति। प्रकृति मतलब वो कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल नॉट नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब क्या होता है, इसको यहीं पे देख लो, अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। वाष्प दाब यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ है, तो पहले क्या था, शुद्ध का पी नॉट था, पी नॉट ये मान लो, अगर पी नॉट ही मान लेते हैं, और जब विलयन बन गया तो क्या हो गया, पी यस हो गया। और जो आपेक्षिक ज्ञात करते हैं, जब किसका बात करते हैं, आपेक्षिक का ज्ञात करते हैं, तो क्या करेंगे, नीचे जैसे इधर देखो, अगर कहीं है पी नॉट है और माइनस पी यस, तो इसका मतलब हो गया कि वाष्प दाब में अवनमन, इसका मतलब हो गया वाष्प दाब में अवनमन। अगर कहीं आपेक्षिक नाम दे दिया तो आपेक्षिक मतलब हो गया, यहाँ दे इस कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगी, यानी विलय के हो जाएंगे, विलय के जो उसके मोल अंश को निकाल लेते हैं, यहाँ से फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, फार्मूला में लिख दे रहा हूँ सबका। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा, उन्नयन मतलब बढ़ रहा है, तो डेल्टा टीबी निकालेंगे, डेल्टा टीबी निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालते हैं के एफ, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एम। एम क्या होता है, मोललता होता, क्या होता है, मोललता, क्या होता है, ये मोललता होता है। और ये क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये जो के होता है, के एफ जो होता है वो क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी तरीके से हिमांक में क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है, हिमांक में क्या हो रहा है, अवनमन, ये उन्नयन मतलब बढ़ रहा है और ये अवनमन मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको क्या लोग लिखेंगे, डेल्टा डेल्टा टी एफ इज इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू क्या हो जाएगा, यम। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, मोललता है, क्या है ये, मोललता है, ये है मोललता। और ये क्या है, मोलल हिमांक अवनमन है, मोलल हिमांक अवनमन। इसको प्रासरण को किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं, तो पाई बराबर होता है सी आर टी, पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी, सी मतलब कंसंट्रेशन है, तो यम सॉरी मोलरता लिखते हैं यहाँ पे, तो पाई बराबर क्या हो गया, सी आर टी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी, और यहाँ पे हो गया आर टी, तो ये हो जाएगा पाई। यहाँ से फार्मूले हो गए, ये सारे फार्मूले। अब हम लोग एक एक करके सारे फार्मूले को देखेंगे और सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो अणु संख्या गुणधर्म है उसको सारे को पढ़ेंगे। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए फार्मूला एक साथ में ही। कणों की संख्या क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, उस पर निर्भर करते हैं। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। 4 ही प्रकार के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कहीं अगर बोला गया वाष्प दाब में अवनमन तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अगर लिखा गया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तो वही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, अणु संख्या गुणधर्म होता है। राउल्ट्स के नियम से इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, राउल्ट्स के नियम से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। और दूसरा चीज और देखा था, क्या देखा था, अच्छा चलो इसको डेरिवेशन को इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने राउल्ट्स के नियम से निकाल लिया था, और ये बात आप लोग जानते हैं, काई बराबर क्या होता है, काई ये प्लस काई बराबर क्या होता है 1। अगर काई ये का मान ज्ञात करना है तो काई ये बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस काई भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो P ये बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे प्लस लगा दो 1 माइनस पाई बी, 1 माइनस पाई बी, यही तो होगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें इसको, अच्छा ये मान सॉरी इसको, क्योंकि क्या था मल्टीप्लाई में था ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में था इसलिए प्लस वहां पे नहीं लगेगा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से इस फार्मूले से हम क्या किए हैं, इसको निकाल लिए हैं। तो P नॉट, ये जो P नॉट ये है ये, और P यस ये, P नॉट ये है, ये P यस है। यहाँ से हम लोगों ने फार्मूले को इसको निकाला था। तो क्या है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस अवनमन मतलब होता है कमी हो जाना, अवनमन मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। यानी अगर हम विलायक की मात्रा, अगर विलायक में विलय की मात्रा जितना ही ज्यादा मिलाते जाएंगे, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, घटता चला जाएगा। वह विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, घटता चला जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि वाष्प दाब में क्या हो गया है, अवनमन हो गया, यानी कमी आ गई है। ठीक, तो ये है। फिर आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे P नॉट जो है, P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P का है विलयन का है। तो PS भी अगर चाहो तो इसको PS भी क्या कर सकते हैं, PS से लिखा होता है बुक में, तो आप लोग PS लिख दो, और इसको अगर ये लिखना है तो ये लिख दो। ठीक, अब क्या है कि इसके बाद काई क्या होता है, काई भी मतलब क्या हुआ कि विलय के मोल, विलय के मोल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, विलय के मोल, विलय के मोल बटे, विलय के मोल बटे क्या हो जाएगा, विलय के मोल प्लस, तो इसको 60 में हम लोग लिखते हैं, यानी NB प्लस NA प्लस NB। तो ये क्या है, विलय जो है इसमें क्या है, इसकी मात्रा बहुत कम है, और किसी कम मात्रा में अगर हम किसी चीज को जोड़ते हैं, अगर तनु हमारा विलयन क्या है, तनु है, विलयन क्या हमारा, तनु विलयन है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको क्या किया करेंगे, हटा देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा NB बटे N, ये मतलब विलायक का जो है उसका हो जाएगा। बस इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, दिमाग में अवनमन को हम इसी फार्मूले पे निकालेंगे। अरे सॉरी, वाष्प दाब में क्या हो, ये अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक, समझ में आया सबको। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सारे चीज को, हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले को एक बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आपको डिटेल में पढ़ाया गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली फार्मूले को रिवाइज कर रहे हैं, कम समय में सारा चीज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या है, क्वथनांक का उन्नयन एवं हिमांक का अवनमन, दो इस साथ में दिया है, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में क्या है, अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में क्या है, अवनमन है। तो क्वथनांक में उन्नयन का थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। मान लो कोई हमारा ये है और यहाँ पे हम तापमान है 10, 50, 100, 150, ये है 200 mm ऑफ Fg है, 5, 300, 500, 760 mm ऑफ Fg, 800, कुछ किसी तरीके से अपना है, ये कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अपना ये। अब क्या हो रहा है, जब हम तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, और तापमान कितना हो गया 100, तापमान है जो कहां तक आ गया 760 पे, 760, 60, ये 100 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहां से 100 डिग्री पे क्या हुआ
760 mmHg के बराबर हो गया था। 760 mmHg के क्या हो गया था, बराबर हो गया। तो यही इसका क्या कहलाता, क्वथनांक कहलाता। क्या कहलाता इसका, क्वथनांक। अगर 760 mmHg के बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इसका क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो वाष्प दाब होता है वो कितना होता है, 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, 1 वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसके बराबर हो गया। तो यही इसका क्या हो गया था, क्वथनांक हो गया था। लेकिन अगर अब हम इसी में कुछ मिला देंगे, अगर हम क्या करें, इसी में कुछ मिला दिए, तो मिला देंगे तो क्या होगा, मिला देंगे तो अब इसका वाष्प क्या होगा, कम बनेगा। और वाष्प कम बनेगा तो 760 तक इसको पहुंचने के लिए क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएगा। अब यहाँ जाकर 760 बनने के लिए यहाँ जाकर करना पड़ेगा। ये तो इसमें क्या हुआ, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इतने को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी बोलते हैं। इतने को क्या बोला जाता है, डेल्टा। पहले 100 था, पहले क्वथनांक इसका कितना था, अगर शुद्ध था तो क्वथनांक था 100, लेकिन अब इसमें कुछ मिला दिए हैं तो क्वथनांक कितना हो गया, 150 हो गया। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो डेल्टा टीवी मतलब क्या होता है, डेल्टा टीवी मतलब होता है, डेल्टा टीवी मतलब होता है टी फाइनल, इसमें में से इसको घटा देंगे, यानी टी सोल्यूशन माइनस टी क्या हो जाएगा, ये विलायक है, यानी टी नाट कर लो, इसको शुद्ध भाषा में लिखना होगा तो ये निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टीवी मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो विलियन है, विलियन का बढ़ गया है तो इसमें में से क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर में से इसके टेम्परेचर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, शुद्ध अवस्था क्या माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा टीवी हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो यही चीज लिखा है कि क्या करते हैं, जब हम कोई क्या करते थे, विलय के कर अगर हम किसी विलायक में मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया। क्वथनांक क्या हो गया, उन्नयन। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, डेल्टा के बी, सॉरी वहां पे मैंने टीएफ लिख दिया था ना, नहीं के एफ लिखा था सर। तो ये फार्मूला होता है डेल्टा, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, के बी इंटू क्या हो जाएगा, ये मोल मोललता। किसका मोललता है, जो विलायक मिलाया विलय मिलाया गया है उसका मोललता है, विलायक की विलय की मोललता है। इसी तरीके से इसका भी होता है सेम तरीके से। अब हिमांक में क्या हो गया है, अवनमन हो गया। अब इसको क्या किया जाता है, हिमांक में अवनमन हो गया, सेम तरीके से इसको भी हो जाता है। अब हिमांक में जैसे मान लो कोई फ्रीज है, मान लो कोई फ्रीज है, फ्रीज पे पहले अगर शुद्ध विलायक था, अगर मान लो पानी है तो पानी को जमने के लिए कितने की जरूरत पड़ी थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ी थी। अब उसमें और कुछ मिला दिए हैं, हमारा विलयन बन गया। ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध है, ये विलायक है, और ये क्या है, विलयन है। और विलयन को जमाने के लिए कितना हो गया, -5 कर ले या 10 कर ले, कुछ भी कर ले, तो इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हिमांक में कमी आ रही है, हिमांक में अवनमन हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, और कमी आ रही है तो कमी निकालेंगे। डेल्टा टी एफ मतलब क्या होगा, डेल्टा टी एफ मतलब क्या होगा, डेल्टा टी एफ मतलब होगा कि अब कमी आई है ना, तो ये मिलाएंगे किसके, प्योर में से जो विलियन का है उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सॉरी विलियन का जो है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, टीएस को माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको। और इसका मतलब इतने का मतलब ये है, ठीक। और इतने का मतलब क्या है, इतने का मतलब कहाँ लिखे थे इसको, टी क्या हुआ, उन्नयन हो रहा है, तो उन्नयन टी एस माइनस टी नॉट, टी एस माइनस टी नॉट, यानी बढ़ रहा है तो उसमें से ज्यादा में से घटा लेते हैं, ठीक। इस तरीके से हम ये सारा फार्मूला निकालते हैं। इसका मान देगा आपको, जब सवाल आप लगाएंगे तो इसका मान आपको देगा, इसका मान भी आपको देगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्थिरांक है, उस स्थिरांक का मान आपको देगा। फिर देखो क्या है, विलय मिलाने पर वाष्प दाब घटता है। अगर हम विलय मिला रहे हैं तो वाष्प दाब क्या हो रहा है, घटता है, जिससे उबलने के लिए अधिक ताप और जमने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। यही चीज तो मैंने बताया है
कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में अगर विलय को मिला रहे हैं तो उबालने के लिए तापमान को आपको बढ़ाना पड़ेगा और जमाने के लिए तापमान को और घटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया और हिमांक में क्या हो गया, अवनमन हो गया। ठीक, इसी तरीके से ऑस्मोसिस देखिए, प्रासरण देखिए, प्रासरण में क्या होता है, हम दो विलयन ले लिए हैं या कुछ नहीं लिए हैं, इधर देख लो। चलो मैं अपने बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, नमक पानी से गलाला करते हैं। तो क्या होता है उसमें, अगर हम पानी है और नमक है उसको किए हैं और मान लो बैक्टीरिया, हमारे गले में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरिया के जो क्या है, जो अधिक सांद्रता से, जो सांद्रता ज्यादा है, यानी हमारे गले में क्या है कि सांद्रता, चलो इसमें ये बता दे रहे हैं, ये हमारा शुद्ध विलायक है, ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है, ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है। यहाँ पे हमने कोई एक झिल्ली लगा दी है, यहाँ पे हमने कोई क्या किया है, एक झिल्ली, एक कोई मेम्ब्रेन लगा दिया है, और इस मेम्ब्रेन में बहुत छोटे 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 बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। मान लो प्याज की झिल्ली है, जो प्याज छिलते हैं तो उसके ऊपर, या अंडे की झिल्ली है, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, या किशमिश वाला आप लोग जानते हैं, किशमिश का, अगर किशमिश को पानी में रखते हैं तो फूल जाता है, तो क्यों फूलता है, तो पानी के जो कण होते हैं वो किशमिश के अंतर्गत जाने लगते हैं। ठीक, यानी पानी की सांद्रता कम है और किशमिश की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता से क्या होते हैं, अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इसलिए किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। तो यहाँ पे पानी के यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे पानी क्या है, कम है, यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पे सांद्रता क्या है, कम है। तो अधिकतम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलायक के कण जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रासरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसी को प्रासरण। अब ये प्रासरण की प्रक्रिया हो रही है और मैंने यहाँ से एक दाब लगा दिया, क्या लगा दिया, एक दाब लगा दिया, ताकि प्रासरण की प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसी को बोला जाता है प्रासरण दाब। क्या बोलते हैं उसको, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये अर्धपारगम झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, कम सांद्रता का, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन केवल विलायक है, यहाँ पे क्या है, केवल विलायक है। या अधिक सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन मतलब विलयन है और इसमें विलय और विलायक दोनों मिले हुए हैं। ये अर्धपारगम झिल्ली है। बात समझ में आया सबको, ठीक। क्या है, विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन, यानी विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। उसी को क्या बोला जाता है, प्रासरण बोला जाता है। और इस प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रासरण दाब। देखो ये प्रासरण हो रहा था, यहाँ से जा रहे थे, अब क्या किया गया है, यहाँ पे एक दाब लगा दिया गया है, और दाब लगा दिया गया है तो प्रासरण की प्रक्रिया क्या हो गई है, और रुक गई है, और रुक गई है प्रासरण की प्रक्रिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हाई दाब लगाया गया तो यहाँ क्या होगा, अब इसके कण उल्टे जाने लगेंगे, तो इसी को आरओ बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ होता है वो इसी प्रासरण दाब के एप्लीकेशन पे ही क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, प्रासरण दाब अधिक सांद्रता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अब ये पाई बराबर क्या हो गया, सीआरटी, पाई बराबर क्या है, सीआरटी, सी क्या है, मोलरिटी है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर, यानी आर क्या है, गैस नियतांक है, और टी हमारा तापमान है, और सी क्या है, मोलरता है, सी क्या है, मोलरता, मोलरिटी, इसमें तो मोलरिटी लिखा नहीं, ठीक, जो मैं बता रहा हूं वही लिखो। क्या हो जाएगा, पाई बराबर होता है, इसी फार्मूले पे आप लोग लगाइए, पाई बराबर होता है सी मतलब होता है एन अपान भी, और आर इंटू टी। तो मोल बटे आयतन क्या होता है, मोल बटे आयतन मोलरता नहीं होता है, तो ये मोलरता नहीं हो जाएगा। ठीक, इसी फार्मूले को आप लगाइएगा। ठीक, चलिए अब कुछ इसके एग्जाम्पल है, आइसोटोनिक्स
आइसोटोनिक मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है, यानी दोनों सांद्रता क्या है, बराबर है। अतःपराशरी यानी हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, यानी ऐसा कोई चीज है जिसकी सांद्रता क्या है, कम है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब उसकी सांद्रता क्या है, बहुत ज्यादा है किसी की तुलना में। दो चीजों को लिए हैं, अगर दोनों की सांद्रता बराबर है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। अगर दो चीज लिए हैं, एक की सांद्रता ज्यादा है, एक की सांद्रता ज्यादा है और दूसरे की सांद्रता कम है, तो जिसकी सांद्रता ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसकी सांद्रता क्या है, कम है, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक, अब कुछ चीज और देख लो इसमें, बस उसके बाद में फार्मूले खाली हमारे दिए हुए हैं। क्या है, असमान द्रव्यमान एवं वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक क्या होता है कि जब राउट्स ने सारी चीज बताया था और अणु संख्या गुणधर्म हम लोगों ने देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था, किसी कण को मान लो NaCl है, और NaCl को अगर हम जाकर घोल लें, जाकर किसी पानी में घोल लें, तो हम एक कण को मान कर किए थे, कितने कण को मान कर किए थे, एक कण को मान कर किए थे। लेकिन NaCl जाएगा पानी में तो टूट जाएगा ना, तो दो अणुओं में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो दो अणु बन गए कि नहीं बन गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका अगर उस फार्मूले से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए वन हाफ ने क्या किया, अच्छा कोई ऐसे अणु होते हैं कि जिनको क्या किया गया, उनको उसमें डाल दिया गया तो वो क्या हो गए, जुड़ गए, तो जुड़कर अगर दो को डाला गया तो एक बन गए, तो कम कम हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो देखो क्या लिखा है, वन हाफ गुणांक का उपयोग क्या हो गया, क्या होगा यदि विलय विलयन में टूट जाए या जुड़ जाए। अगर टूट रहा है, वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे NaCl है, NaCl को अगर हम पानी में डाल दिए हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो कणों की संख्या, अच्छा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा था, और कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा, तो ये टूट जाएगा तो दो कण बन गए, हम तो एक कण मान के कर रहे थे, तो हमारा गलत हो जाएगा कि नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है, इसको क्या किया गया है, ये दोनों जाकर जुड़ गया है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, और जुड़कर क्या होगा, अणुओं की संख्या कम होगी, हमने यहाँ पे दो अणु मान डाले थे, वहां पे जाकर जुड़ गया, वहां पे एक पे बन गया, तो अणुओं की संख्या कम हो गई। और अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो बात गलत हो जाएगा कि नहीं, गलत हो जाएगा। तो आई हम लोग निकालेंगे, तो सारे फार्मूले के साथ में अभी देखो यहाँ पे लिखा, क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, और नीचे क्या लगेंगे, समान अणुसंख्यक गुण से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आई का मान निकल जाता है। और वाई का मान अगर निकल जा रहा है तो उसके साथ में क्या लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, यही तो फार्मूला था हमारा। चलो मैं सारे फार्मूले को फिर से लिख दे रहा हूं, सारे फार्मूले को, ReLVP, यानी अगर पहला जो फार्मूला हम लोग लिखे थे, अगर उसको लिखे, पहले फार्मूले को अगर हम लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा, आर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, काई बी था, काई बी था, तो वहां पे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, उसके साथ में क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं, ये वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, नमन हो जाएगा। दूसरा वाष्प दाब में क्वथनांक में उन्नयन को देख लो, क्वथनांक के उन्नयन को कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी बी, इसका क्या करते थे, के बी लगाते थे, के बी, और क्या लिखते थे, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। तीसरा देख लो, तीसरा क्या होता था, डेल्टा क्या लिखते थे, टीएफ लिखते थे, डेल्टा टीएफ बराबर क्या कर देंगे, आई लगा देंगे, और के एफ और एम, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या होता था, सी आर टी, आई, चलो आई और क्या हो जाएगा, सी आर और टी, ये सारे फार्मूले हो जाएंगे, ये सारे फार्मूले हो जाएंगे, ये चारों फार्मूले हो गए, वही सारा चारों फार्मूले को एक जगह पे दिया गया है। बात समझ में आया सबको, ठीक। आगे देखो, हमेशा सूत्र में आई का प्रयोग करें यदि विलय विद्युत अपघटत कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज है, यूरिया है, ये ना टूटेंगे ना जुटेंगे, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, तो आई का उपयोग ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही अणु है, ना जुड़ रहे हैं ना टूट रहे हैं, तो इसमें हमें आई का उपयोग करने की जरूरत
नहीं है। लेकिन कोई विद्युत अपघट है, विद्युत अपघट मतलब इलेक्ट्रोलाइट जिनको घोला जा रहा है या पानी में डाला जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अपने अणुओं में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, आयनित हो रहे हैं, आयनीकरण हो रहा है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब फार्मूले सारे चीज लिखे हुए हैं यहाँ पे देख लो मास्टर से, उसमें क्या सांद्रता का, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोल बटे क्या होता है, मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। मोललता क्या होता है, मोल बटे यानी विलय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, केजी में। अगर मोलंश क्या ज्ञात करते हैं तो काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, एक होता है। काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, एक होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर इसको भी लिखना हो तो चलो मैं इसको भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काई ए का मान ज्ञात करना है तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा, यन ए प्लस यन ए प्लस यन बी। काई बी को ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, काई, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, काई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काई बी बराबर क्या हो जाएगा, यन बी अपान यन ए प्लस यन बी। ये फार्मूला बनेगा, कहीं नहीं बन जाएगा ये, ठीक। ये राउट्स का नियम क्या होता है, राउट्स एवं हेनरी का नियम, ये किसका नियम है, ये हेनरी का नियम है। और ये किसका मोल है, गैस के मोल है, किसके मोल है, गैस के मोल है। और ये किसका मोल नियम है, हेनरी का नियम है। हेनरी ने बोला था, क्या बोला था, कि जिसकी मात्रा सब ज्यादा रहेगी उसके मोल अंशों की क्या होगा, उसकी मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, विलेयता ज्यादा होगी, उसके वाष्प दाब ज्यादा होंगे। ये गैस हेनरी ने बोला था कि अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती है। विलेयता को हम किस में लिखते हैं, मोल अंश में लिखेंगे, ठीक। इसमें राउट्स ने क्या बोला था, राउट्स ने बोला था कि जिसके सतह पे, यानी अगर विलायक है तो सतह पे जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा, अगर हमारा शुद्ध विलायक है तो उसके सतह पे क्या होगा, विलायक के कण ज्यादा रहेंगे। अगर विलयन बना दिए हैं तो सतह पे क्या हो जाएगा, अब विलय के और विलायक के दोनों के कण हैं, तो अब क्या हो जाएगा, उसका वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी बात को उन्होंने बताया था, ठीक, कि उसके मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक। और संख्यक गुणधर्म में क्या हो जाएगा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर होता है आई के बी एम, पाई बराबर आई सी आर टी, वन हाफ क्या होता है, आई वन माइनस अल्फा, अगर ज्ञात करना तो अल्फा बराबर तो वन आई माइनस वन अपान एन माइनस वन। यहाँ से आपका सारा चीज हो गया। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये सारे फार्मूले हैं, अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, सारा न्यूमेरिकल करना है। आप लोग फार्मूले को याद कर लीजिए, सारा फार्मूला आप चाहेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में सारे फार्मूले लिखकर आपको दे दूंगा, ठीक है।